मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक कंफ्यूजन रहती है कि पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई और राइट तरीका है तो वो आखिर कौन सा है। क्या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 1000-2000 रुपए मंथली अपनी इनकम में से सेव करके इन्वेस्ट करना, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, यानी कि एक ही बार में 1-2 लाख जैसा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो इन सब कंफ्यूजन्स को आज मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगी और इन दोनों तरीकों से इन्वेस्ट करने का और सबसे अच्छा तरीका समय कौन सा होता है जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके, और ये भी इसी वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इन दोनों प्लान्स पे वर्क करती है ये भी हम देखेंगे। और हमेशा की तरह ये सब हम सिंपल एग्जांपल्स और स्टोरीज की मदद से समझेंगे, सो डैट हमें कंसेप्ट आसानी से समझ आए और हमारा दिमाग इन्हें लंबे समय तक याद भी रख पाए। तो फिर बिना ज्यादा देर किए आइए मिलते हैं 4 नेबर से जो कि एक ही कॉलोनी में रहते हैं और सभी के सभी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करते हैं। स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और रेफरेंस देने के लिए चारों को कुछ नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, पहले नेबर का नाम है अमित, जो कि एक एमएनसी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता है और उसकी सैलरी 40,000 रूपए है। और दूसरा पड़ोसी है सुमित, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसी वीडियो में ये रिटायर भी होने वाला है। और तीसरा है मोहन, जो कि एक प्राइवेट बैंक में बैंकर की जॉब करता है, जो कि सैलरी प्लस इंसेंटिव को मिला के महीने के 30,000 रूपए तक कमा लेता है। चौथा पड़ोसी है रोहन, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक एनालिस्ट की जॉब करता है और इन सबसे ज्यादा कमाता है और इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा नॉलेज भी इसे ही है। महीने का 1 लाख तक रोहन आराम से कमा लेता है। तो अब हम इन्हीं चारों दोस्तों की मदद से 4 डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और देखेंगे कि चारों में से बेस्ट वे कौन सा है। तो शुरू करते हैं पहले नेबर यानी अमित से, जो कि एक सेल्स मैनेजर है प्राइवेट कंपनी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना कैसा होता है और कितना कम समय होता है। जॉब के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना एक एम्प्लॉय के लिए तो इसी कम समय और हेक्टिक शेड्यूल के चलते अमित इन्वेस्ट करने का सबसे इजी तरीका चुनता है और वो चूज करता है इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड, और वो भी थ्रू एसआईपीज। अमित एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करता है और एसआईपी के लिए 5,000 का मंथली अमाउंट सेट कर देता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने की 5 तारीख को उसके लिंक्ड अकाउंट से कट जाएगा। वैसे 5 तारीख भी उसने खुद ही चूज की है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी डेट रख सकते हो। वैसे कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर मेरे पास कल को एसआईपी कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। क्या मैं जो पहले से पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ तो वो मुझे वापस मिलेंगे भी या नहीं। तो इन सब का जवाब ये है कि एसआईपी को कब कंटिन्यू करना है या कब छोड़ना है, ये सारे डिसीजन भी आपके हैं। आपके इन डिसीजंस पे किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। अगर आपकी एसआईपी छूट जाती है तो जो अमाउंट आप पहले से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर चुके हैं उस पे आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा और वो हमेशा से आपका था और आपका ही रहेगा, और इस पे जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स पे भी आपका ही हक है। सो स्टे। वैसे अब आप ये कहोगे कि ठीक है, ये सब बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये भी तो बताओ कि अमित को एसआईपी करने का फायदा क्या हुआ और हुआ तो कितना हुआ। तो दोस्तों, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले सुमित, मोहन और रोहन इन तीनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि किसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी रही। तो चलते हैं फिर सुमित के पास और देखते हैं कि सुमित आखिर क्या कर रहा है। तो दोस्तों, सुमित है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर हुआ है और उसे पीएफ और सर्विस ग्रेट्युटी से मिले हैं 10 लाख रुपए, जिसे कि सुमित ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है अगले 10 सालों के लिए। काफी रिसर्च और प्लानिंग के साथ सुमित ने ये भी डिसाइड किया कि वो भी इंडेक्स फंड में अपने इस 10 लाख रुपए के अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा। सुमित ज्यादा देर ना करते हुए एक ऑनलाइन ब्रोकर से एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है और अपने 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट कर देता है। वैसे अगर आप भी सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी एक फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो भी एकदम बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करने पे। और ऐसा आप कर पाओगे अब स्टॉक ब्रोकर के साथ, जिसकी फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सब बाद में करना, पहले सुमित की स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं।
हैं। तो सुमित जब इन्वेस्ट करता है तो वो टाइम होता है ईयर 2007 का। इस ईयर को याद रखिए क्योंकि आगे जाके हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ होगा ये भी हम आगे ही देखेंगे। अभी के लिए तीसरे पड़ोसी मोहन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। मोहन एक बैंकर है और वो स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखता है और मोहन डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट करेगा बेस्ड ऑन हिज ऑन एनालिसिस। मोहन कुछ नामी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है और उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखना शुरू कर देता है। वैसे मैं बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, न कि स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी मिसलीड ना हो जाएं। तो मोहन अपने सभी शॉर्टलिस्ट के स्टॉक्स में हर क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद 15,000 रूपए इन्वेस्ट करता है और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सके कि उसकी शॉर्टलिस्ट करी कंपनीज अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर रही है और अच्छे से बिजनेस कर रही है, और ऐसा भी कई सारे इन्वेस्टर करते हैं। वैसे इसे SIP तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन है भी ये कुछ SIP की तरह ही। और एज ऑन एज मोहन की शॉर्टलिस्ट करी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बिजनेस टर्म में, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि शेयर डाउन है या फिर अप, वो भी हर तरह के मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट करता रहता है। अब मोहन का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करेगा ये भी हम आगे ही देखेंगे। और अब बारी आती है लास्ट नेबर यानी कि रोहन की, जो कि है एक एनालिस्ट एक वेल नोन इन्वेस्टमेंट फर्म में। रोहन को स्टॉक मार्केट की बहुत डीपली नॉलेज है और रोहन एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके पास एक बड़ी कैपिटल है और इसी कैपिटल का यूज वो कंपनी में ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए करता है। रोहन जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 10 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इन शॉर्ट रोहन पहले कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करता है, फिर जो भी कंपनी उसे अच्छी लगती है उसमें सीधा एक ठीक ठाक क्वांटिटी शेयर से उठा लेता है और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करता है। और उसके पोर्टफोलियो मैक्सिमम मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में होती हैं। वैसे जो लोग नहीं जानते, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज मीडियम साइज या स्मॉल साइज कंपनीज को कहते हैं। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से कम की होती है, और स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम की होती है। तो दोस्तों अब हमने चारों नेबर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख ली है। अब हम ये देखेंगे कि अगर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई है तो वो कौन सी है। तो इसके लिए हमें फिर से फर्स्ट नेबर यानी अमित के पास जाना होगा और देखना होगा कि उसकी स्ट्रेटेजी कैसे प्ले आउट हुई है, जो कि थी SIP इन इंडेक्स फंड। तो दोस्तों ये देखो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट पिछले 10 सालों का। हम यही मान के चलेंगे कि अमित पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अमित SIP कर रहा था इसलिए उसने हर तरह के मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि इन सभी हाईज में और इन सभी लोज में भी, जिस कारण उसके फंड्स की NAV कभी तो हाई रही होगी लेकिन कभी लो भी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जब अमित ने SIP करना शुरू किया तो उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की NAV थी 100 की, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर गई और फिर NAV हो गई 120 की। अमित ने तब भी इन्वेस्ट किया। फिर उसके नेक्स्ट मंथ मार्केट टूट गया और NAV आ गई 80 की। अमित ने तब भी इन्वेस्ट किया। ऐसा करने से अमित की इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है और उसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अमित ने मंथली 5,000 की SIP शुरू करी ईयर 2012 में और ईयर 2022 तक उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपए, और अमित को इन 6 लाख रुपए पे प्रॉफिट हुआ है 5,57,644 रुपए का, जो कि 12.78% की एनुअलाइज्ड रिटर्न का नतीजा है। और ये रिटर्न्स FD, गोल्ड या PPS से ऑलमोस्ट डबल है। दोस्तों अमित की स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि बिल्कुल कम समय दे पाते हैं मार्केट को, और जो बिल्कुल कम रिस्क पे अच्छे रिटर्न लेना चाहते हैं, जो एटलीस्ट FD से बेहतर हो। 10 से 12% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से, जैसा कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट है सुमित की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिसने की लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था ईयर 2007 में। सुमित ने अपने रिटायरमेंट से मिले 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट किया था इंडेक्स फंड में। जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया उसके 1 साल बाद ही यानी 2008 में रिसेशन आ गया था, और ये रिसेशन ऑलमोस्ट 18 महीनों के लिए चला था। और इतने महीनों तक सुमित पेशेंस नहीं रख पाया बिकॉज वो एक बिगनर था।
उसने अपनी पोजीशन केयर ऑफ कर दी और अपना लॉस करवाया। उसकी कैपिटल भी आधी से भी कम रह गई। जबकि अगर वो सब्र करता और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में ट्रस्ट रखता तो आप खुद ही देख लो कि 2007 से 2022 तक निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ने इन सालों में 9.29% के रिटर्न दिए हैं, जो कि इतने रिटर्न्स हैं कि सुमित की कैपिटल इनसे ग्रो होकर लगभग 38 लाख रुपए की हो जाती, यानी कि 3.8 गुना की हो जाती, वो भी सिर्फ 15 सालों में। तो दोस्तों, सुमित की स्टोरी से हमें 2 लर्निंग्स मिलती हैं। नंबर 1, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट वैल्यूएशन देखना पड़ेगा ताकि हम ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट ना कर दें और फिर पैनिक में आके इन्वेस्टमेंट सेल ना कर दें। मार्केट ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड, वो मैंने इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो में समझाया है, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड लर्निंग है कि अगर ओवर प्राइस्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर भी लिया है और उसके बाद मार्केट में क्रैश आ जाता है तो हमें अपनी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, बिकॉज हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात की पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए कि देश अच्छा करेगा और टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स की इतनी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टाइल से थोड़ा सा टफ है, बिकॉज ये हमें मेंटल ट्रॉमा भी दे सकता है। सो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। वैसे सेफ्टी इसमें भी सेम है, क्योंकि है तो ये भी इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट ही। अब थर्ड नेबर यानी कि मोहन के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए स्टेबल रहती है और कितना रिस्की है ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो मोहन का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वेल नोन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिक होने के बाद। एज यू नो कि लार्ज कैप स्टॉक को आफ्टर इंडेक्स फंड मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और ऊपर से जब क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, जो कि मोहन करता है, लेकिन इससे रिटर्न भी कम हो जाते हैं। बड़ी कंपनीज 15 से 18% के रिटर्न्स देती है, लॉन्ग टर्म में ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि मोहन हर 3 महीने के इंटरवल पे इन्वेस्ट करता था, यानी कि साल में 4 बार इन्वेस्ट करता था 15,000 रुपए, तो 10 सालों में 15% के रिटर्न के हिसाब से मोहन के पास होंगे 13,47,431 रुपए, जो कि 6 लाख के टोटल डिपॉजिट से बढ़कर बने हैं। वैसे 15% के रिटर्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मोहन क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट होने के बाद इन्वेस्ट करता था, तो मैंने लो रिटर्न्स लिए हैं। इस एग्जाम्पल में मोहन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में पहली 2 स्ट्रेटेजी से ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न भी है, और साथ ही स्ट्रेटेजी में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। आपको एक्टिवली कंपनीज की क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। अब फोर्थ और फाइनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल है रोहन का, जो कि है एक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को एनालाइज करना और उनमें एक बिग चंक इन्वेस्ट करना। रोहन कंपनी का डी फंडामेंटल करता है, घंटों घंटों तक एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, बैलेंस शीट को समझता है और तब किसी कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करता है। रोहन इन तीनों चीजों का खास ध्यान रखता है। नंबर 1, रोहन कंपनी के बिजनेस को समझता है कि आखिर कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है और क्या उसकी मार्केट है, एक्सेट्रा, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। सेकेंडली, रोहन जिन कंपनीज को एनालिसिस करता है उसकी मैनेजमेंट सबसे पहले तो ऑनेस्ट होनी चाहिए, साथ ही में कैपेबल भी होनी चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। और लास्टली वो नंबर्स भी देखता है, जैसे कि वैल्यूएशन, पीई और प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा दिखाता है। इन सब के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसने कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे हैं अपने करियर में और इसकी कैपिटल भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी होती जा रही है। वो 25 से 30% के सीजीआर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पे जनरेट कर पा रहा है। एक बार बस 10 लाख रुपयों को 25 से 30 सालों तक इन्वेस्ट कर दो और इन्वेस्टेड रहने दो, तो उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा की हो सकती है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में जितने हाई रिटर्न्स है उतना ही हाई रिस्क भी है। वो इन्वेस्टर्स
जिनके पास कंपनी को एनालिसिस करने का समय है वो इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़नी होंगी और इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, जो कि आप इस चैनल पर सीख सकते हैं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यू आर ऑल सेट। तो दोस्तों एक बार जल्दी से चारों स्ट्रेटेजीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स को जान लेते हैं। फर्स्ट है SIP इन इंडेक्स फंड्स। इसे कोई भी कर सकता है जिसके पास मार्केट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है और टाइम भी इतना नहीं है, और ये चारों में सबसे कम रिस्की है। ये FD गोल्ड और PE से बेटर रिटर्न्स दे सकती है। सेकंड है लंप सम इन इंडेक्स फंड्स। इस स्ट्रेटजी का यूज वही करें जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं हर कंडीशन में। थर्ड है SIP इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इस स्ट्रेटजी में रिस्क पहली दो स्ट्रेटजी से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी उनसे ज्यादा है। इसमें आपको थोड़ा समय तो देना ही होगा मार्केट को एटलीस्ट, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी आना जरूरी है। एंड फाइनल है लंप सम इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। इस स्ट्रेटजी में हाईएस्ट रिटर्न है और ये आपको मल्टी मिलियनियर बना सकती है, लेकिन इसके लिए डीप फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड है और आपका रिस्क एपिटाइट भी अच्छा होना जरूरी है। सो दैट्स इट दोस्तों। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो और स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।